नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपनी उपलब्धियों में दो उपलब्धियों को पूरे भारत में घूम घूम कर यहां तक कि दुनिया में इस बात का प्रचार किया गया कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। दावे ये तक किए गए कि हमने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। वर्ल्ड क्लास का मतलब क्या होता है कि जैसा दुनिया के किसी बेहतरीन देश में स्कूलों की व्यवस्था हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, वैसी व्यवस्था हमने दिल्ली में बना दी है। दावे किए गए और शराब का घोटाला हुआ तो जब उसमें मनीष सिसोदिया जेल में जा रहे थे, सबको याद होगा किस तरह से बच्चों से बोर्ड लिखवाए गए, बच्चों को कहा गया तुम्हारी शिक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा, चिंता मत करना। और यह दावे किए गए कि हमने बेहतर शिक्षा दी, इसके कारण बीजेपी हमें जेल में डाल रही है। हमने तो बेहतर शिक्षा दी लेकिन हमें रोका जा रहा है। इस तरह के दावों की पोल अब दिल्ली के हाई कोर्ट में खुली है और दिल्ली के हाई कोर्ट के उस फैसले को आप सबको पढ़ना चाहिए जिसमें दिल्ली के बदहाल स्कूलों का वर्णन है। जो दावे किए गए वो सब केजरीवाल के खोखले साबित हुए। कोर्ट में यह तक साबित हो गया कि केजरीवाल ने जो ये दावे किए थे, ये बात जरूर है कि एक मॉडल के तौर पर दिल्ली के 2-3 स्कूल ऐसे बनाए गए जिनकी बेहतरीन स्कूल में बिल्डिंग, फिर उसके डेस्क, वहां स्मार्ट क्लास, और उसको मॉडल बनाकर सारी वीडियो फुटेज वहीं की तैयार की गई। मीडिया वालों को वही स्कूल दिखाए गए और प्रचार यह किया गया कि दिल्ली के सारे स्कूल ऐसे ही है जैसा आप देख रहे हो। बिल्कुल इस तरह की धोखाधड़ी की गई जैसे आप कहीं किसी शोरूम में जाएं और वहां शोरूम में बाहर कोई चीज रखी है, आप उसको देखकर और ये कह दें जी 10 पीस पैक कर दो, पता लगा अंदर सड़ा हुआ माल है। दिल्ली में इसी तरह का कुछ हाल हुआ है। दिल्ली के लोगों के साथ ठगी हो गई है। अब ऐसा दिल्ली वाले बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, और हाई कोर्ट इसको हाईलाइट कर रहा है। मामला हाई कोर्ट में इसलिए पहुंच गया कि दिल्ली के जो बच्चे एमसीडी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जो पाठ्य पुस्तकें यानी कोर्स की किताबें उन्हें जो मिलती हैं, जो यूनिफॉर्म मिलती है, और उनको एक पैसा दिया जाता है जिसको आप ये कहते हैं कि बच्चों को, जो बच्चे जो है स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, उनको वो बैंक में दी जाती है। ये सब नदारद है। ये पता लगा कि 2 लाख बच्चे दिल्ली में ऐसे हैं जो एमसीडी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके पास किताब नहीं है, जिनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, बेंच टूटी हुई है, और आलम यह कि एक क्लास में 155 बच्चे पढ़ रहे हैं। 50 बच्चों के बैठने की स्ट्रेंथ में 155 बच्चे भर दिए गए हैं। एक ही क्लास में एक ही समय में एक टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिर दूसरा उसी क्लासरूम में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। टीचर दूसरा आ गया है, आधे बच्चे किसी और क्लास के हैं, आधे बच्चे किसी और क्लास के हैं, यानी बैठने की जगह भी नहीं है। ऐसा तो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट क्लास किसी स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो केजरीवाल के मॉडल की पोल खुली है, इसमें यह हाई कोर्ट ने अब टिप्पणी कर दी क्योंकि ये पीआईएल दाखिल की गई थी। सौरभ भारद्वाज इस समय वहां आप देखिए कि मंत्री के रूप में उपस्थित हुए कोर्ट में, और उनसे जज साहब ने यह सवाल कर दिया कि आपके मुख्यमंत्री कहां हैं? वो तो जेल में है, और जेल में है। यहां एमसीडी के कमिश्नर कह रहे हैं कि हमारे पास तो बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें यह अधिकार नहीं है कि हम ये किसी को ठेका दे सकें कि भाई किताबें सप्लाई करो, यूनिफॉर्म सप्लाई करो। हालांकि हाई कोर्ट ने एमसीडी के कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए की सैंक्शन कर दी है और यह कहा कि इसका ऑडिट बाद में होगा। लेकिन मामला तब फंसा जब ये आपको पता है कि जब अगर 4 करोड़ से ऊपर का कोई एक मामला हो, 5 करोड़, 3 करोड़, ये एमसीडी का कमिश्नर अपने आप वित्तीय फैसले नहीं ले सकता। ये एमसीडी के रूल में लिखा है। उसके लिए मुख्यमंत्री की परमिशन चाहिए होती है। मुख्यमंत्री जेल में है और अड़े हुए हैं कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल मैन्युअल कहता है कि जेल मैनुअल के हिसाब से कोई भी जेल के अंदर से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं और इससे अराजकता दिल्ली में यह फैल गई कि कई ऐसे मामले हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, वो फैसले नहीं हो रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही, दिल्ली में पानी की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही व्यवस्था पूरी तरह दिल्ली में ध्वस्त हैं। आपको बताऊं कि यह मामला पहुंचा और एमसीडी कमिश्नर को वित्तीय शक्ति देने की जो बात हुई उसमें बताया गया
और इसमें आपको जान के हैप रहेंगे आप कि जो जज साहब हैं उन्होंने कहा इसमें, दिल्ली के हाई कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, इनकी खंडपीठ ने बोला राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाले कोई भी व्यक्ति को लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए संवादहीन या अनुपस्थित ना रहे। ये केजरीवाल को कह रहे हैं कि सीएम पद, मुख्यमंत्री पद ऐसा है कि वो कोई भी उस पद पर यदि है तो वो 24/7 उपलब्ध रहना चाहिए, लेकिन अगर वो जेल में है तो ये नहीं चलेगा, लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। हाई कोर्ट की टिप्पणी है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जिस हाई कोर्ट ने अभी तक मुख्यमंत्री हटना चाहिए इस पीआईएल पर सुनने से भी मना कर दिया था और ये कह दिया देखिए मुख्यमंत्री का पद पर रहना या इस्तीफा देना ये उनके विवेक पर निर्भर है, हम इस पर निर्णय नहीं करेंगे, ये बोल दिया था ना। अब वही हाई कोर्ट अपनी बात को अब ये देखता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अव्यवस्थाएं दिल्ली में हो रही हैं, अभी देखिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था एमसीडी का, उसके लिए भी मुख्यमंत्री की जरूरत है, क्योंकि चुनाव में एक पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एमसीडी एक्ट के अनुसार मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री जेल में है। जेल में है, उनको लग रहा था 2-3 दिन में छूट के बाहर आ जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में सीधी एप्लीकेशन डलेगी, हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं और हम कहेंगे ईडी ने हमें गलत पकड़ा है, ईडी की गिरफ्तारी अवैध है, और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही जज साहब कहेंगे ठीक है भाई, अरविंद केजरीवाल को तत्काल बाइज्जत बरी किया जाए, इनको आपने गलत पकड़ा, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ ईडी वाले, और ईडी के अधिकारियों को डांट लगती। लेकिन हुआ यह है कि हाई कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया, और हाई कोर्ट ने तो गंभीर टिप्पणी करी थी कि घोटाला हुआ है, आपने ईडी के संबंध को दरकिनार किया, आपको नो संबंध मिले, आप संबंध पर नहीं आए, ये केस अलग से बना, और आपने सबूत छुपाए, ये केस अलग से बना, आपने फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं दिया, ये आप सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जो मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, वो मनी ट्रेल हमारे पास ईडी ने दे दिया है। ये गंभीर टिप्पणियां जब हाई कोर्ट ने की थी, इसके बाद केजरीवाल जी को लगा कि भाई ये तो हाई कोर्ट ने पोल खोल दी। वो तो एक नैरेटिव बनाना चाहते थे कि हमारे साथ ईडी अत्याचार कर रही है, मोदी हमें गिरफ्तार करवा रहे हैं, मोदी जी हमसे डर गए हैं। लेकिन जब कोर्ट में इनको फटकार लग गई तो अब इनको लगा क्या करें, फेस बचाना है, चुनाव आ रहे हैं, तो बहुत चालाकी से जमानत याचिका नहीं लगाई है, क्योंकि जमानत याचिका अगर रिजेक्ट हो जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी देखो भाई इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, जैसे मनीष सिसोदिया की हो गई। तो अब चुप बैठ गए ना, वो कह नहीं सकते कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि बेल एप्लीकेशन पर जब सुनवाई होती है तो पूरी डिटेल में ये बात होती है एजेंसियों की जज साहब के सामने कि हमारे पास ये सबूत हैं, इन आधार पर पकड़ा है और इसलिए अभी हमें इनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता है, पूरी उस पर जिरह होती है। तो वहां केजरीवाल जी को पता है, शायद इनको पता हो, भाई दोषी को तो पता होता है ना, और इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत दिखाई दे रही है। इनको शायद पता है कि भाई बेल एप्लीकेशन लगाऊंगा तो रिजेक्ट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए क्या करो, किसी ने सलाह दी है इनको, वकील साहब ने, कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दे दो। इससे क्या होगा, गिरफ्तारी सही है या नहीं इस पर बहस होगी, और इस पर बहस में भी लंबा टाइम होगा। आप देख रहे हो कि नाटक नौटंकी कुछ भी करें, लेकिन ये जानबूझकर चाहते हैं कि ये मामला लटका रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इसकी सुनवाई चलेगी, इसमें फिर मुद्दा ये आएगा कि एक क्या जो सिटिंग सीएम है उसको गिरफ्तार एजेंसियां कर सकती हैं कि नहीं, इस पर बहस चलेगी। और अगर इस तरफ मुद्दा मोड़ लो गया तो समझ लीजिए 2-3 महीने ये बहस चलनी है। और ये यही चाहते हैं कि जो इस समय लोकसभा का चुनाव है वो शक के दायरे में निकल जाए, ताकि ये जनता को भ्रमित करते रहें कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हमने ईडी के गिरफ्तारी को चुनौती दे रखी है और गलती हमारी कुछ नहीं है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, हमने कुछ किया नहीं है जी, ये तो मोदी ने हमें गिरफ्तार करा दिया है जी। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। भाई कोर्ट से कोई निर्णय अगर टाइमली नहीं होगा, लोगों को तो भ्रम रहेगा ही। हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हों, वाकई में मोदी जी ने गलत तरीके से गिरफ्तारी करवा रखी हो, यह भी तो हो सकता है, क्योंकि जब तक जज साहब का स्टेटमेंट पूरी तरह से निर्णय नहीं आ जाता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं हो जाता है,
तब तक तो कोई भी ये कह ही सकता है, आजादी है भाई उसकी। चाहे सरेआम गोली मारी हो किसी ने, वो भी कह सकता है मैं निर्दोष हूं, क्योंकि ये फैसला जज साहब को करना है कि जिस पर आरोप लगे हैं वो दोषी है या निर्दोष, बाइज्जत बरी करना है या जेल। और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता, किसी भी आरोपी को इसका लाभ तो मिलना ही चाहिए और मिल रहा है। तो केजरीवाल जी को भी हम क्यों मान लें जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होगा कि ये दोषी हैं। भले ही ईडी कुछ भी कह रही है, ये सबूत ये सबूत ये सबूत, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी बड़ी होशियारी के साथ इसको मुद्दे को टालते जा रहे हैं ताकि चुनाव के फेस निकलते रहें और वो इसका फायदा उठाते रहें। पर दिल्ली की जो हाई कोर्ट ने स्कूलों की बदहाली पर लेकर जो फटकार लगाई है, मुझे लगता है कि अब दिल्ली की हाई कोर्ट इस पर सख्त एक्शन ले सकती है। लेकिन वही बात आती है कि अगर यहां एक्शन लिया भी, इस्तीफे के देने के लिए कहा भी, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो हमारे देश की न्यायपालिका ऐसे ही है, लोगों को अब सालों साल हो जाता है। जो ये कहते हैं मनीष सिसोदिया, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सत्येंद्र जैन, कोई तो नेता जेल में जाता नहीं है। लालू जी को जेल हो गई चारा घोटाले में, वो बीमारी के बेस पे बाहर हैं। कोई ये नहीं पूछता कोर्ट में कि भैया आप बीमार हो तो आप रैलियां कैसे कर रहे हो, और बीमार है तो हॉस्पिटल में रहे, और हॉस्पिटल भी जेल की में रहे। लेकिन जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास बड़े बड़े वकीलों को देने के लिए फीस है, मैं अपनी जिंदगी में तो देख चुका कि उनका कुछ भी नहीं होता। ये एक कड़वी सच्चाई हमारे देश के न्यायपालिका की है। जितने भी जज हैं, चाहे वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो, उन्हें जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि आखिरकार हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं। जब हम न्याय नहीं दे पा रहे, दोषियों को जेल नहीं भेज पा रहे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे, तो फिर हम जो लाखों रुपए की तनख्वाह पाते हैं, एक सोचते हैं आप जज को कितनी पावर मिलती है, कई सारी सिक्योरिटी, बड़ा बंगला, लाखों के उनको बजट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकीलों का रुतबा आप देखते हो, ये सारा हमारे पे टैक्स के पैसे से है। लेकिन ये पूरी ऐश की जिंदगी गुजारने वाले जज साहब इस बात पर चिंतन नहीं करते। और मेरे तो एक परिचित जज हैं, नाम नहीं बताऊंगा, वो ये कहते हैं कि हम इस देश की न्यायपालिका और सिस्टम से, क्योंकि खाली जज नहीं है इसमें, उनके साथ अटैच में है वकील, उनके साथ अटैच हैं संविधान, कानून और पुलिस सिस्टम, बोले ये सब इतना है कि हम पक चुके हैं, हमें इससे कोई उम्मीद नहीं लगती। कम से कम अभी बोलते हैं कि अभी अगले 20 साल में ये न्यायपालिका और लोग ये सब सुधर जाएगा, हमें उम्मीद नहीं लगती। यानी इस देश के जज भी निराश हो चुके हैं और वो एक मशीन की तरह रोज सुबह कोर्ट जाते हैं, फाइलें पढ़ते हैं, कुछ बोलना है, अगली तारीख देनी है या निर्णय देना है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमने पूरी मेहनत की और हमने हाई कोर्ट में इसको सजा दे दी, आरोपी को, दोषी को, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहां कई साल सिस्टम चलना है। और फिर कानून में ढिलाई इतनी है कि वकीलों के पास पूरी उसका अध्ययन किए हुए रहते हैं, और वकील इसी बात का खाते हैं वो कि कैसे अपने मुवक्किल को बचाएं वो। और कई बार होता है कि कानून में जरा सी कहीं लूप पॉइंट दिखाई दी तो चाहे कितना ही बड़ा दोषी क्यों ना हो, आरोपी क्यों ना हो, आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसको बचाने में कामयाब हो जाते हैं वकील। तो जज साहब रहें अपनी ईमानदारी रखते हुए, हाथ मसल के रह जाएंगे, क्योंकि हमारे कानून में वैसा लिखा है। और इसीलिए पूरा सिस्टम सड़ा गला सा है। इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, और कब सुधरेगा मुझे तो पता नहीं, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।